में 12 से 13 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 100 ml अगर ब्लड लेते हैं तो उसमें लगभग 14 ग्राम आपका क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और महिलाओं में 12 से 13 ग्राम। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम। डायफ्राम सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। सांस लेना आएगा एल्वियल, और फिर यहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएगा? शरीर में। यहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर में, और शरीर से CO2 कहाँ लाएगा? एल्वियली में। और फिर यहाँ से क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन लाएगा। क्या? CO2 ले जाएगा, ऑक्सीजन लाएगा, CO2 ले जाएगा। तो नाम क्या होता है? जब ऑक्सीजन ले जाता है तो उसे हीमोग्लोबिन क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब CO2 वापस लाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या दिक्कत है? कार्बन डाइऑक्साइड लाया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ले गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं समझ आया? क्या हो गया? ऑक्सी। बताइए, क्या ब्लड डायरेक्ट फेफड़ा में आता है कि पहले दिल में? पहले दिल। और दिल किसको देता है? फेफड़ा। फेफड़ा से क्या लेता है? ऑक्सीजन। और फिर यहीं से शरीर में चल जाता है कि फिर दिल में? फिर दिल में। और फिर दिल किसको भेजता है? शरीर को। और शरीर से फिर कहाँ जाएगा? दिल में। और फिर फेफड़ा, फिर दिल, फिर शरीर। ग्लूकोज क्या होगा? टूटता है। ग्लूकोज टूटता है। क्या है? ग्लूकोज टूटता है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। समझ आ गया कि नहीं? क्या लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। ये टेक्निकल वर्ड है। लाइसिस मतलब टूटना, और सिंथेसिस मतलब बन। लाइसिस मतलब, सिंथेसिस मतलब। तो यहाँ ग्लूकोज टूट रहा है तो हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ग्लूकोज बना कहां से था जी? ग्लूकोज को क्या कर लिया जाएगा? तोड़ दिया। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। बहुत कम जरूरत है, लेकिन है ऊर्जा की जरूरत। तो कितने ATP बने हैं? इसमें से 2 ATP खर्च हो जाएंगे ग्लूकोज को तोड़ने में। किसमें खर्च हो जाएंगे? ग्लूकोज को तोड़ने में। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP खर्च होते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP खर्च? कितने ATP याद रहेगा? ग्लाइकोलाइसिस में खर्च होने वाले ATP 2। अच्छा, था कितना? खर्च कितना हुआ? बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होती है। क्या कहलाती है? ग्लाइको। तो ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप एक ग्लूकोज 2 पाइरुविक एसिड में टूटता है। किसमें टूटता है? पाइरुविक एसिड। एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो कितने पाइरुविक एसिड? ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितने? देखिए, टूटता नहीं है, बनता है। यहां पाइरुविक एसिड बनते हैं। कितने पाइरुविक एसिड? कितने पाइरुविक एसिड? बताइए, ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितने पाइरुविक एसिड? 2। ये वो ग्लूकोज है जो खाना खाने में था, हमारे शरीर वाला नहीं है। ये जो हम भोजन में किए हैं उस ग्लूकोज में ATP की कमी होती है। कितने ATP बने थे? क्या कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की जरूरत होती है? कोशिका द्रव में क्या ऑक्सी श्वसन होता है कि अनऑक्सी? अनऑक्सी। क्या होता है? अनऑक्सी। ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं। यहाँ कितने ATP बनते हैं? 4। कितने ATP खर्च होते हैं? कितने ATP का लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितने पाइरुविक एसिड? 2। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में होती है कि माइटोकांड्रिया में? हाँ, कोशिका द्रव में। अभी माइटोकांड्रिया में गए कहां हैं लोग? क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका द्रव में। अब देखिए, यहां क्या बन गया है? पाइरुविक एसिड। कितने पाइरुविक एसिड? और साथ में कौन ले आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी साथ में प्रवेश कर गया। मेरी और ध्यान से समझिए, ये पाइरुविक एसिड कहां जाएगा? ये भी पाइरुविक एसिड। और ये ऑक्सीजन भी कहां जाएगा? माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया में पाइरुविक एसिड कितना पहुंचा? 2। पाइरुविक एसिड पहुंचा 2। ऑक्सीजन पहुंचा, मतलब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन गैस है, उसमें संख्या में थोड़ी गिनेंगे उसे। ऑक्सीजन पहुंचा और कौन पहुंचा? पाइरुविक। अब यहां ऑक्सीजन पाइरुविक एसिड को तोड़ना चालू करेगा। क्या करेगा? तोड़ना चालू करेगा माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया भी कहेगा तोड़ो इसको, तोड़ इसको। टूटता है। ग्लूकोज कहां टूटता है? कोशिका द्रव। ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा, अब पाइरुविक एसिड टूटेगा। माइटोकांड्रिया में जो पाइरुविक एसिड टूटता है किस गैस की उपस्थिति में? इस टूटने की क्रिया की सबसे पहली खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था, अतः इसका नाम रख दिया क्रेब्स साइकिल। क्या नाम रख दिया? क्रेब्स। तो बताइए, पाइरुविक एसिड टूटने की खोज सबसे पहले किसने किया? किसने? क्रेब्स। नाम क्या रख दिया? क्रेब्स साइकिल। क्या नाम रख दिया? क्रेब्स। बताइए, क्रेब्स साइकिल कहां चलता है?
हाँ माइटोकांड्रियम। ऑक्सी श्वसन कहां होता है? माइटोकांड्रियम। ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन ग्लाइकोलाइसिस कोशिका, 4 एटीपी का निर्माण कोशिका। अनऑक्सी श्वसन कितने एटीपी बनते हैं? 6। कितने खर्च होते हैं? 2। एटीपी का लाभ होता है 2। पायरुविक कितने एटीपी? तो पायरुविक एसिड क्या कोशिका द्रव में टूट सकता है? यहां टूटेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज के टूटने से कितने पायरुविक एसिड? 2। ये पायरुविक एसिड कहां जाएगा? माइटोकांड्रिया। अब पायरुविक एसिड कहां टूटेगा? माइटोकांड्रिया। एक पायरुविक एसिड में कितने एटीपी? तो दूसरे पायरुविक एसिड में भी कितने एटीपी? 18 एटीपी। दोनों को जोड़िएगा 36 एटीपी। माइटोकांड्रिया में कितने एटीपी? 36। माइटोकांड्रिया में 36। ऊर्जा ही नहीं बनेगा, ऊर्जा बनेगा ही नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि 36 एटीपी जो बना है वो तो ऑलरेडी पायरुविक एसिड में था ही। आपको जब तक 38 एटीपी नहीं होगा तब तक ऊर्जा बनेगा ही नहीं, वह ऊर्जा बनेगा नहीं। याद कीजिए, कोशिका द्रव में 4 एटीपी में 2 ही एटीपी खर्च हुआ, 2 एटीपी का लाभ हुआ था। तो यहां पर क्या होगा? प्लस 2 एटीपी। कितने एटीपी? अब 38 एटीपी मिलकर क्या बनाता है? एक ग्लूकोज बनाता है। और इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। इस ग्लूकोज से क्या मिलती है? ऊर्जा। 38 एटीपी मिलके कितने ग्लूकोज? एक ग्लूकोज। 38 एटीपी मिलके कितने ग्लूकोज? एक। तो बताइए ऊर्जा फाइनली कहां बना? हाँ द्रव में, एक माइटोकांड्रियम। कोशिका द्रव में क्या ऑक्सीजन का काम है? नहीं। क्या ऑक्सी श्वसन की अनऑक्सी? अनऑक्सी। कितने एटीपी? 4। ये 4 एटीपी कौन सा काम करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितने एटीपी? 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। कितने एटीपी खर्च होते हैं? 2। कितने एटीपी का लाभ होता है? 2। अब बचा हुआ 2 पायरुविक एसिड कहां जाता है? ऑक्सीजन भी कहां जाता है? तो माइटोकांड्रिया में ऑक्सी श्वसन की अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्या टूटता है? पायरुविक एसिड। क्या टूटेगा? एक पायरुविक एसिड में कितने एटीपी? आंतरिक क्रियाओं में खर्च होती है। दिल को धड़कने के लिए ऊर्जा चाहिए, पेट को पचाने के लिए, आंख को देखने के लिए, नहीं तो आपके मोबाइल का चार्ज 5% से नीचे है। फेफड़ा में एक होता है कोशिका में, एक होता है फेफड़ा में, एक होता है कोशिका। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन और कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन। कौन श्वसन? आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? कोशिका में। क्या होता है? कोशिका में। और बाह्य श्वसन फेफड़ा में। बाह्य श्वसन का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन कलेक्शन, इसका मुख्य उद्देश्य। और कोई उद्देश्य है तो बताइए। फेफड़ा में दूसरा कोई काम है तो बताइए। फेफड़ा का कोई काम नहीं, ऑक्सीजन को इकट्ठा करके ब्लड में ऑक्सीजन मिला देना। ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाने की क्रिया ब्लड का शुद्धिकरण कहलाता है। ब्लड को छानने का काम किडनी का। और कोई काम है इसका? और कोशिकीय श्वसन का काम ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा निर्माण। ये ऊर्जा बहुत जल्दी देता है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है इसमें। उसके बाद होता है प्रोटीन। 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। वसा या फैट 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ये हम ऊर्जा की मात्रा बता रहे हैं, ऊर्जा की मात्रा। लेकिन समस्या यह है कि प्रोटीन जल्दी पचता ही नहीं है। तो अगर आपको ऊर्जा की जरूरत है तो सबसे पहले पूर्ति कौन करेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बाद पूरा ग्लूकोज जब खत्म हो जाएगा तो फैट, पूरा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो फैट, अब पूरा फैट खत्म हो जाएगा प्रोटीन। सबसे लास्ट में किससे ऊर्जा मिलती है? एक बात बताइए, आंतरिक श्वसन की क्रिया ऊर्जा बनाने की क्रिया है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो कोशिका के अंदर आंतरिक श्वसन आदिमानव में आते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से। तो इसे ग्लूकोज कहिए या कार्बोहाइड्रेट। हम जो ऊर्जा का यूज करते हैं वो ग्लूकोज वाली करते हैं। जब आप दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो आप अपना ग्लूकोज को क्या करते हैं? खत्म कर दें।
अब ग्लूकोज खत्म हो गया, अब नंबर फैट, नंबर किसका? फैट, वसा यानी फैट का। समझ में गया कि नहीं? तब चर्बी क्या होगा? टघरना चालू होगा, चर्बी टघरना चालू, और आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? आजकल जिम में लोग जा रहे हैं तो अपने आप को जाते जो रक्तवाहिनी, देखिए वेसल रक्तवाहिनी, हमारे शरीर में किसी भी चीज का अगर परिसंचरण या ट्रांसपोर्टेशन करना होगा ना तो ये ब्लड के रास्ते से ही होगा, क्योंकि सबसे सीधा सा रास्ता है ब्लड। किसी चीज को मिलाना है ब्लड मिला दीजिए, इजीली पहुंच जाता है। इसलिए जब आप सीरियस बीमार पड़ते हैं ना तो डॉक्टर आपको मांसपेशियों में इंजेक्शन नहीं देता है, फिर इंजेक्शन लेके आईवी में दे देता है, इंटरवेन, आईएम में नहीं देगा, इंटरमस्कुलर नहीं देता है, तो देर में फैलता है, ब्लड में तुरंत फैल जाता है। तो परिसंचरण के लिए सबसे सटीक चीज क्या है? ब्लड। अतः हम परिसंचरण में मुख्य रूप से ब्लड परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। इसमें ब्लड कैसे आगे फ्लो कर रहा है, कैसे आगे ब्लड का क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, ब्लड कैसे आगे जाता है। ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करने के लिए दो तरह से होते हैं, एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सिस्टम यानी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि शरीर में नस नहीं रहती है, शरीर में नस नहीं रहता है। बलून के अंदर जैसे पानी भर देते हैं तो कैसे डोलते रहता है, वैसे उसके शरीरों में डोलते रहता है। समझा कि नहीं? उसके शरीर में डोलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे? ओपन सर्कुलेटरी। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड खुला में बहता है शरीर के अंदर, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिस जीव में ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पास बाह्य कंकाल होना चाहिए, यानी उसका कंकाल बाहर होना चाहिए, वरना अगर कंकाल अंदर रह गया तो ब्लड बाहर के निकल जाएगा। बाह्य कंकाल होना चाहिए, जैसे घेंगा, घोंगा होता है ना, दोहना बोलते हैं देहात में, गाँव होगा वहां पे। कछुआ में तो दोनों है। तेलचट्टा, तेलचट्टा देखिएगा ना, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या जी? हाँ, शंख वगैरह। तो जिसका बाह्य कंकाल चैप्टर पढ़ा दिए, एक्सोस्केलेटन। इसमें तेलचट्टा आपको इजीली मिल जाएगा, घर घर हर जगह तेलचट्टा मिलता है। आप तेलचट्टा यानी कॉकरोच का अगर वो वाला जो एंटीना होता है जिससे वो आगे का भापता है, उसको पकड़ के टांग सकते हैं। समझ गया? अगर उसको पकड़ के टांग दीजिएगा तो उसको देखिएगा, उसके शरीर का ब्लड दिख जाएगा आपको, एक के जगह निचवा इकट्ठा हो जाएगा। टांग देख, ब्लड में कितना रहता है, तनी मनी वही आगे पीछे घूमता है। तो उसके शरीर में ब्लड प्रेशर के हिसाब से नहीं घूमता। प्रेशर जनरेट कैसे कीजिएगा? प्रेशर जनरेट करने के लिए आपको पाइप का यूज करना पड़ेगा। जैसे मोटर जो होता है वो प्रेशर से पानी फेंकता है, क्योंकि पाइप से नाली के पानी में प्रेशर जनरेट कर पाएंगे। एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल होना चाहिए। क्या इसमें किसी भी टाइप का प्रेशर होता है? प्रेशर नहीं होता है। जैसे तेलचट्टा वगैरह का ब्लड वैसे होता है। तेलचट्टा के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन न होने की वजह से उसका रंग लाल नहीं होता, उसका रंग लाल नहीं होता, व्हाइट कलर का होता है। देखिएगा यहाँ पे। दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज क्या होता है? क्लोज क्या होना चाहिए? आंतरिक कंकाल, इंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल होता है। कौन सा कंकाल होता है? आंतरिक। इसमें ब्लड प्रेशर के थ्रू बहता है, और ब्लड प्रेशर ले जाने के लिए नालियां होती हैं, वेसल्स होती हैं, जिसे हम नसें कहते हैं। क्या कहते हैं? नस, वेसल कहते हैं, नस कहते हैं। हमारे शरीर में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है कि ओपन? क्लोज। क्या है? क्लोज। जब भी ब्लड नस के अंदर बहेगा तो उसे कहेंगे क्लोज, और नस के बाहर बहेगा तो मिक्स्ड। ओपन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मछली में भी ओपन होता है। मछली में क्या होता है? ओपन। मछली काटिएगा ना तो कभी प्रेशर से उसका ब्लड नहीं जाएगा। आप मुर्गा काटते हुए देखिएगा, मारेगा प्रेशर से। बकरा काटते देखिएगा प्रेशर से। मछली में प्रेशर नहीं मारता है, काटेंगे वहीं रह जाएगा। समझ में गया? और जब प्रेशर नहीं है तो खून गर्म भी नहीं होगा। अरे प्रेशर से ना खूनवा गर्म है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो खून क्या है? गर्म है। यहाँ पे तो नहीं कहते बहुत है खून में गर्मी हो गया, मतलब बीपी बढ़ गया है। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, इसमें ना मिक्स ब्लड सर्कुलेशन में कुछ हिस्से तक ओपन रहता है और कुछ हिस्से में क्लोज रहता है। तो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत कम जानवरों में होता है। मेढक जो होता है ना, मेढक, वो दो अवस्थाओं में रहता है। एक बाहर अवस्था में जब रहता है तो उसका क्लोज्ड रहता है,
कभी कभी उस हाइबरनेशन में चला जाता है मिट्टी के अंदर, तो वहां क्या हो जाता है, ओपन। तो कुछ ऐसे उभयचर होते हैं जिनमें दोनों होता है, तो ये मिक्स्ड मायने नहीं रखता है। बाह्य कंकाल वालों में ओपन और हम लोग में क्लोज। चल दो टाइप की, एक जो हार्ट ब्लड को पंप किया उसे लेकर जाए, उसे लेकर जाए, और एक होता है जो शरीर से वापस लेकर आए। तो दो तरह का होता है। बताइए, लेकर जाने वाले में ज्यादा प्रेशर होगा कि वापस आने में? जाने वाले में प्रेशर 20 का, वापस आने में 80 का प्रेशर होता है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो ब्लड वेसल दो टाइप का, एक लेकर जाने वाले को हम धमनी कहते हैं। क्या कहेंगे? धमनी। क्या कहेंगे? आर्टरी। क्या कहेंगे? आर्टरी। और एक होता है जो वापस लेने वाला, सीरा। सीरा, वेन्स। क्या कहेंगे? वेन्स। तो दो टाइप की हो गई, ब्लड ले जाने वाला, वापस लाने वाला। ज्यादा प्रेशर, हाँ बताइए, हार्ट से शरीर की ओर ले जाएगा, बॉडी की ओर, हाँ। तो इसका बताइए, बॉडी से वापस हार्ट की ओर, हाँ, हार्ट की ओर ले जाएगा। ये ले जाएगा तो प्रेशर कितना? आइए, यानी इसका लो प्रेशर होगा। क्या होगा? लो प्रेशर होगा। और इसका प्रेशर हाई प्रेशर होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, बढ़ता नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी टाइप का वाल्व नहीं लगाया जाता है, वाल्व नहीं लगाया जाता। और इसमें क्या होता है, लौटता है। कभी कभी क्या होता है, लौट जाता है। क्या हो जाता है? लौट जाता है। इसलिए इसमें वाल्व लगा दिया जाता है। क्या लगा देता है? वाल्व। वाल्व क्या होता है? एक ऐसा दरवाजा जो बस एक ओर खुलता है। जैसे आप हैंडपंप में देखते हैं, निचवा वाल्व लगा होता है। जैसे हैंडपंप को दबाते हैं, पानी ऊपर आ जाता है, तो उसका जो वाल्व होता है ना, नीचे ऐसे ऊपर ढक्कन ऊपर खुलता है, ढका होता है कि अगर ब्लड, जैसे मान के चलिए ब्लड लौट रहा था 100, गया कितना पे, तो क्या 120 वाले में वाल्व है, उसका प्रेशर है इतना ज्यादा, हॉट फेंका है कि लौट ही नहीं पाएगा। 120 टकरा के लौटेगा 80 वाला लौटा, कहा कि बाप रे ना जाएंगे, वापस से जा रहे हैं, तो यहाँ का दरवाजा बंद हो जाएगा, यही रुक, तो ये यही रुका रहेगा। अब फिर दूसरा बैच का ब्लड आएगा 120, और वो लेके चलेगा, चल चल चल, तो ये बैच का है, छूट गया, चल 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 चल, लेके चल जाएगा वहां पे। समझ में आ गया? दिक्कत हो जाएगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? बताइए, किस में वाल्व होता है? हाँ, सीरा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें ब्लड रहे, हार्ट से जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, क्योंकि हार्ट पंप किया तो ऑक्सीजन वाला मिला के पंप किया, क्योंकि फेफड़ा से लिया, तो ऑक्सीजन किस में रहता है? हाँ, ऑक्सीजन की मात्रा धमनी में, इसलिए इसे कहते हैं शुद्ध रक्त। क्या रखेंगे? अच्छा, इसमें क्या रहेगा? CO2, अतः इसे क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त। क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त। याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, ध से हो जाएगा धमनी, ध से धनी लोग। धनी लोग शुद्ध रहता है, साफ सुथरा, अंदर से साफ सुथरा है या नहीं है, बाहर से साफ सुथरा रहेगा, ठीक ठाक से कपड़ा उपड़ा पहन उनके रहेगा यहाँ पर। तो ध से धमनी, अध से धनी लोग। धनी लोग कैसे होते हैं? कपड़ा उपड़ा तो शुद्ध रहता है, तो यानी शुद्ध कैसे हुआ? ऑक्सीजन तत्व। अंग्रेजी में भी याद करना इजी है, ए से आर्टरीज, ए से काटे हैं तो कितने का प्रेशर पे? इसीलिए भगवान को जब हम लोग का डिजाइन बनाना था ना, स्ट्रक्चर, तो सब बनाने के बाद अंदर जो वायरिंग बिछाया ना, ये पाइपलाइन बिछाया, ये तो भगवान को पता था कि इसका प्रेशर कम है, इसलिए इसे क्या किया? त्वचा के समीप बनाया, ऊपर की ओर। क्या बनाया? ऊपर बना दिया। और इसे कहां बनाया? अंदर, अंदर की ओर बना दिया। यानी हमको जो चमड़ा के बाहर से जो नसें दिखाई देती हैं हरा हरा, ये क्या है? सीरा। जो देखिए ना नस दिखाई देता है, ये कौन सा है? सीरा। क्या है? सीरा है। इसमें प्रेशर 80, ज्यादा तेज ब्लड निकलेगा। अच्छा, अंदरवा एगो जो डॉक्टरवा टच वच करके देखता है, चाहे हाई, ये धमनी है, आई मोटका वाला कौन है? धमनी। यहाँ जो टाइट ऐसे बांधते हैं तो एक मोटा सा नस दिखेगा यहाँ पर, समझा गया कि नहीं? वो क्या है? धम। अंदरवा टच करके दिखेगा, मोटा सा दिखेगा, वो क्या है? धमनी। ऊपरा जो दिखता है
हाँ, अंगों की, हृदय से अंगों की ओर जाता है, धमनी, वापस आता है। समझ में आया कि नहीं क्या? तुम बताओ, कटाई अलग है, यहाँ पे धमनी की मोटाई अलग है, और यहाँ पे थोड़ा सा कम है, उंगलियों में और कम होगा। तो धमनी में भी वही हाल है, हृदय से निकलेगा तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी हो जाएगा कि नहीं होगा? बताइए, हृदय से निकलेगा तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, यही होगा ना, महाधमनी, धमनी, छोटी, लौटेगा तो छोटी सिरा, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, महासिरा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, सीक्वेंस में ना लौटेगा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, नहीं हो गया? तुमको जलाद कोई दिक्कत? बता पहले, धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, समझ आ गया कि नहीं गया?